अगर हमारा अलॉटमेंट NIT प्लस सिस्टम मतलब NIT, IIIT या GFTI में आया है तो हमें पार्शियल एडमिशन फी भी पे करना ताकि वो सीट हमारी होल्ड रह सके। जिन बच्चों को IIT अलॉट हुआ है छठे राउंड में, तो IIT जितने बच्चों को अलॉट हुआ है उनको पार्शियल एडमिशन फी पे करने की जरूरत नहीं होती है, या तो उनको कोई अलॉटमेंट ही नहीं आ रहा है। अलॉटमेंट आ रहा है तो बैड अलॉटमेंट आ रहा है। कहने का मतलब कि सर ये चॉइस तो हमें पढ़ना ही नहीं था, गलती से हमने डाल दिया। बच्चे बड़ा सीना तान के बोलते हैं कि हमारे है ना चाचा जी ना IIT बॉम्बे से पास आउट हैं। आए बाप, काउंसलर को पैसा देंगे, सारा संपत्ति हमारा ले लेगा वो। इस मानसिकता से निकलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। ऐसा है कि आज हमारा जोसा का लास्ट राउंड, फाइनल राउंड, राउंड 6 का अलॉटमेंट जारी हो गया है। लास्ट राउंड का अलॉटमेंट जारी होने के बाद जितने ही बच्चे गार्जियन, सबके दिमाग में कुछ कॉमन क्वेश्चन चल रहे हैं कि भाई अलॉटमेंट तो हमारा आ गया, फाइनल अलॉटमेंट आ गया है, अब मान लीजिए हमें पार्शियल एडमिशन फी पे करना है, तो किन किन बच्चों को कितना कितना पैसा पार्शियल एडमिशन फी पे करना अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए। अगर मान लो हमें सीट अपनी विड्रॉ करनी है अभी भी, तो हमें क्या करना होगा। अगर हमें कॉलेज में रिपोर्ट करना, फाइनली हमें कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है, एडमिशन लेना है, तो रिपोर्टिंग टाइम क्या होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके बाद CSAB राउंड होना है, तो उस CSAB राउंड में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितना हमें पेमेंट पे करना होगा, क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि CSAB में हम पार्टिसिपेट कर हमें बेहतर कॉलेज मिले। आप 4 से 5 मिनट मेरी बातों को तरीके से सुने, ध्यान से सुने, सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए अलॉटमेंट की बात कर ले। जैसे जोसा का राउंड 6 का अलॉटमेंट हमारा आ चुका है। अगर मान लीजिए राउंड 6 में मान लीजिए हमारा अलॉटमेंट अभी तक नहीं आया है, तो सीधे हम पार्टिसिपेट करेंगे CSAB राउंड के लिए। हम CSAB राउंड का वेट करेंगे। अगर राउंड 6 में हमारा अलॉटमेंट आया है, अगर मान लीजिए पहली बार हमारा अलॉटमेंट राउंड 6 में ही आता है, तो जो पहले के स्टेप मैंने बताए थे, हम लोग डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे जोसा के पोर्टल पे। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, और एज ए सीट एक्सेप्टेंस फी 40,000 या 20,000 जो भी हमारी कैटेगरी है। जनरल, OBC, EWS वाले बच्चे 40,000 सीट एक्सेप्टेंस फी पे करेंगे। ST, SC, PH बच्चे 20,000 सीट एक्सेप्टेंस फी पे करेंगे। और 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच ये एक्टिविटी हमें जोसा के पोर्टल पे करनी है। ये एक्टिविटी करने के बाद, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद, अगर हमारा अलॉटमेंट NIT प्लस सिस्टम मतलब NIT, IIIT या GFTI में आया है, तो हमें पार्शियल एडमिशन फी भी पे करना ताकि वो सीट हमारी होल्ड रह सके। उसके लिए क्या है, पार्शियल एडमिशन फी की बात कर ले तो जनरल, EWS, OBC वाले जितने बच्चे होंगे वो 36,000 रुपये पार्शियल एडमिशन फी पे करेंगे। बाकी SC, ST, PH कैटेगरी जितने बच्चे हैं वो 16,000 रुपये पार्शियल एडमिशन फी पे करेंगे। ये पार्शियल एडमिशन फी भी आपको अपने जोसा के अकाउंट में लॉगिन करके पे करना। जैसे आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पहले पे किया होगा, उसी तरह आपको पार्शियल एडमिशन फी भी पे करना है। और इसका डेडलाइन 29 से लेकर 31 जुलाई के आसपास है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जिन बच्चों को IIT अलॉट हुआ है छठे राउंड में, तो IIT जितने बच्चों को अलॉट हुआ है उनको पार्शियल एडमिशन फी पे करने की जरूरत नहीं होती है। वो सीधे बच्चे क्या करेंगे, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करेंगे, डॉक्यूमेंट अपना वेरीफाई करेंगे और सीधे जाके कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे। जिन जिन बच्चों को फाइनली IIT अलॉट हुआ है, जोसा के वेबसाइट पे हर एक IIT के वाइज IIT ने अपना शेड्यूल जारी किया है कि हमारे यहाँ रिपोर्टिंग डेट क्या है। तो या तो जोसा के पोर्टल पे जाके उस शेड्यूल को देख लीजिए, या सबसे बेहतर होगा कि जो भी आपको फाइनली IIT मिला है उस IIT के वेबसाइट पे जाके आप क्रॉस चेक कर ले कि वहाँ का रिपोर्टिंग डेट क्या है। ठीक है, ये काम आप लोग करेंगे। अब मान लीजिए एक केस तो था कि भाई हमें फ्रेश अलॉटमेंट आया तो हमें क्या करना नहीं करना। एक केस ऐसा बनता है कि मान लीजिए जिन बच्चों को राउंड 6 के पहले चॉइसेस मिली थी, उन्होंने अपने सिलेक्शन फी को पे किया था, फ्रीज फ्लॉट स्लाइड किया था, और लास्ट जो छठा राउंड हमारा जोसा का आया, छठे राउंड में या तो हमारी चॉइस अपग्रेड हो गई, कुछ हमें नई चॉइस मिली, या हो सके वही हमारी चॉइस रिटेन रह गई, जो हमारा पुराना चॉइस था वही रह गया है। उस केस में क्या करना है, अगर आपको NIT प्लस सिस्टम में अलॉटमेंट आया है, तो मैंने पहले जैसे बताया था कि जनरल, EWS, OBC बच्चे 36,000 पेमेंट करेंगे सिलेक्शन फी के नाम पे। SC, ST, SC जितने बच्चे हैं सब 16,000 पेमेंट करेंगे। 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये पेमेंट का डेट है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, NIT प्लस सिस्टम में जिसको इसको अलॉटमेंट आया है, अभी उनको कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी रिपोर्टिंग होगा, CSAB का जो राउंड 2 है, राउंड 2 के बाद बच्चों को जाकर कॉलेज में रिपोर्ट करना है। और रिपोर्टिंग के लिए मैंने पहले जैसे IIT के संदर्भ में बताया था, जिन जिन बच्चों को फाइनली जो भी कॉलेज NIT प्लस सिस्टम में अलॉट होगा, आप इंडिविजुअल जो भी आपको कॉलेज मिला उस कॉलेज के वेबसाइट को क्रॉस चेक करेंगे कि उनके यहाँ रिपोर्टिंग डेट वगैरह क्या है। ठीक है, ये चीज़ हम तरीके समझ गए। अब मान लो एक केस बनता है कि जिन बच्चों को मान लो पहले अलॉटमेंट आया था, उन्होंने सिलेक्शन फी पे किया था, राउंड 6 के अलॉटमेंट के बाद वो चाहते हैं कि हम विड्रॉ कर लें, हम एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, तो आप चाहें तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। जो भी आपने अमाउंट पे किया था, 7,000 रुपये जोसा काट के आपको रेस्ट अमाउंट 1.5 से 2 महीने में आपको रिफंड कर देगा। विड्रॉल के लिए भी 29 से लेकर 31 जुलाई तक डेट है। विड्रॉल करने के लिए भी हमें अपने जोसा के पोर्टल में लॉगिन करके विड्रॉल का रिक्वेस्ट डाल देना है। ठीक है, अब छठे राउंड के अलॉटमेंट में मान लो किसी को IIT ही फाइनली मिला, मतलब पहले उसे IIT मिला था, उसने सारा प्रोसेस किया था
और अल्टीमेटली या तो चॉइस अपग्रेड होकर ही IIT मिला। उस केस में भी क्या है कि जिन जिन बच्चों को पहले IIT मिला था, जिन्होंने अपनी सारा स्टेट एडमिशन फ़ी पे किया था, विलिंगनेस पूरा सेलेक्ट किया था, उन सारे बच्चों को पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं है। वो सारे बच्चे सीधे डायरेक्टली कॉलेज को रिपोर्ट करेंगे और कॉलेज में रिपोर्टिंग का जो भी शेड्यूल है IIT का, जोसा ने अपने वेबसाइट पे जारी करके रखा है, या आप इंडिविजुअल IIT के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लेंगे। ठीक है, ये मोटा मोटी शेड्यूल था कि भाई छठे राउंड के बाद हमें क्या करना नहीं करना। एक मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि हमें जिन जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं आया है, जिन जिन बच्चों को अभी तक अलॉटमेंट नहीं आया, या जो बच्चे चाहते हैं कि जो हमें मिला है उससे कुछ बेहतर मिल जाए, उन सारे बच्चों को CSA में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, मेरी बातों को ध्यान सुने। अब जैसे जैसे काउंसलिंग बीतती जा रही है, कुछ कुछ बातें हमारे सामने आ रही हैं। सामने बातें क्या आ रही हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 80% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी चॉइसेस या तरीके से काउंसलिंग नहीं की है। जोसा की बात कर ले, जैक दिल्ली की बात कर ले, कॉमेट की बात कर ले, IP की बात कर ले, चॉइसेस तरीके से नहीं भर रहे, चॉइस फिलिंग तरीके से वो नहीं कर रहे। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, या तो उनको कोई अलॉटमेंट ही नहीं आ रहा है, अलॉटमेंट आ रहा है तो बैड अलॉटमेंट आ रहा है। कहने का मतलब कि सर ये चॉइस तो हमें पढ़ना ही नहीं था, गलती से हमने डाल दिया। अब अलॉटमेंट चूंकि हमारा आज आ रहा था, आपको ही पता है कि जोसा हो गया, जैक दिल्ली हो गया, या कोई भी काउंसलिंग हो गई, तो सीट एक्सेप्टेंस फी के नाम पे हमें काफ़ी ज़्यादा हाई सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ रहा है। अगर हम सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करते हैं तो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो काफ़ी दुविधा की बात हो रही है कि भाई अब तो सीट भी मिल गया है, या तो हम पे करें या तो बाहर हो जाएं। एक चीज़ तो हमें देखने को ये मिल रहा है। दूसरा हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी भी इतना समझाने बताने के बाद भी ऐसे बहुत से बच्चे गार्जियन हैं जो अंधाधुंध दुनिया भर के फॉर्म भर के रखे हुए हैं, जिनकी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। उनकी रैंक कुछ है 10 फॉर्म 12 फॉर्म, ये भी काउंसलिंग वो भी काउंसलिंग, सारे काउंसलिंग किए जा रहे हैं, जबकि उतना उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं था। उनको तरीके से पता होना चाहिए था कि आपके नंबर पे कौन सा काउंसलिंग आपको करना चाहिए। वो जानकारी अभी भी आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे में फ़ोन करते हैं, हम लोग पूछते हैं कि भाई काउंसलिंग आप कर कैसे रहे हैं, सेशन किससे ले रहे हैं, आपको जानकारी तो कुछ है नहीं। तो वो सलाह देते हैं कि सर हमारे IIT में एक भैया पढ़ते हैं, NIT में हमारी दीदी पढ़ती है, हम उनसे सलाह लेते हैं। तो बाबू आप एक चीज़ समझिए कि IIT वाले भैया, NIT वाली दीदी जो हैं, वो काउंसलिंग आपका नहीं करा सकते हैं, क्योंकि किसी भी IIT या NIT के सिलेबस में नहीं होता है कि हाउ टू डू ए काउंसलिंग। आपके भैया दीदी जिस भी कॉलेज में पढ़ते होंगे, जिस शहर के कॉलेज में पढ़ते होंगे, मुझे डैम श्योर है कि उनको अपने कॉलेज को छोड़ के उस शहर के किसी दूसरे कॉलेज के बारे में पता नहीं होगा। तो आप वैसे भैया दीदी से बच्चे, उनसे सलाह ना लें। दूसरा, एक चीज़ और देखने को मिलता है, बच्चे बड़ा सीना तान के बोलते हैं कि हमारे है ना चाचा जी ना IIT बॉम्बे से पास आउट हैं, 20 साल पहले पास आउट किए थे, इस कंपनी में फलना पोस्ट पे हैं, हम उनसे सलाह लेते हैं। तो ऐसे चाचा भैया से भी बच के रहें। जब वो सर पास किए थे 20 साल, और आज के दौर में काउंसलिंग का जो प्रोसेस है काफ़ी चीज़ चेंज हो चुका है, वो सारे चीज़ से अपडेट नहीं होते हैं, तो उनसे सलाह लेने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इन सारे चीज़ों से बचें। तो ये सब एक्शन आप जो कर रहे हैं आज के दौर में कम्प्लीटली गलत है। और आपको ही पता है सारे बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बचपन से हम पढ़ते आ रहे न्यूटन थर्ड लॉ। अब होता क्या है, आप करते ही रिजल्ट क्या मिलता है, 10 से 15 हज़ार रुपया तब बर्बाद कर दिए अननेसरी फॉर्म भरने में, जो कि आपको नहीं भरना चाहिए था। इतना मेहनत करके 1 साल 2 साल प्रिपरेशन करके लाखों रुपया लगा कोचिंग में पढ़े हैं, वो सारा पैसा बर्बाद। जो भी आपने रैंक लाया है उस रैंक का यूज तब तक नहीं जब तक कि आप बेहतर कॉलेज में नहीं पहुंच जाते हैं। और ऐसा एक्टिविटी करेंगे डेफिनेटली आप अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंचेंगे, ये सारा आपका पैसा बर्बाद हो गया। आप एक चीज़ और आप समझिए कि कहीं भी मान लीजिए हमारा अलॉटमेंट हमारा आ रहा है, सीट फी के नाम पे कुछ भी पैसा हम पे करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या तो वो कॉलेज वाले पैसा काट के कुछ वापस करेंगे, पूरा पैसा आपका डूब जाएगा। तो कहीं ना कहीं या तो हजारों या तो लाखों रुपए आप डुबाने वाले, इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप एक चीज समझिए कि अगर आपको ढंग का कॉलेज अभी नहीं मिलता है तो 4 साल इंजीनियरिंग का तो आपका बर्बाद हुआ ही हुआ। इसी 4 साल पे आएगा 40 साल आपका डिपेंड करता था, वो भी आपका गड्ढे में गया। तो ये चीज को आप ध्यान दें कि ये सब एक्शन से आपका ये रिएक्शन हो रहा है, इससे आपको बच के रहना है। इस बातों को तरीके से आप समझें। अभी प्रॉब्लम क्या है, मतलब भ्रम क्या होता है, लोगों क्या लगता है ना कि काउंसलिंग में करना क्या होता है, वेबसाइट खोलना है, फॉर्म भर देना है, कुछ ना कुछ भरेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाना है। काउंसलिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बातें मैंने पहले भी आपको बोली थी। तो होता क्या है कि चिल्ला के बता के मैं थक गया, तो मैं सोचा कि आज आपको लिख के बताऊं, क्योंकि हमने भी कहीं पढ़ा था कि भाई लिख के बताने से चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, इसलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। काउंसलिंग का मतलब होता है प्लानिंग, प्लॉटिंग, कैलकुलेशन। मैंने पहले ही बोला था कि आप अपने रैंक पे ये डिसाइड करें कि आपको कौन सा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कौन सा बेहतर कॉलेज होता है, पिछले 4 साल 5 साल का ट्रेंड क्या होता है। ये सारा डेटा को एनालाइज करने के लिए काफ़ी एनर्जी और काफ़ी
आपको कैलकुलेशन करना होगा ताकि आप बेहतर कॉलेज में पहुंच सके, जो कि आप नहीं करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या है काउंसलिंग के नाम पे पैसा। काउंसलिंग के नाम पे एक बेहतर काउंसलर को आप 1 रुपया देना नहीं चाहते, एक नॉमिनल सर्विस नहीं लेना चाहते हैं, और आप हजारों रुपया, लाखों रुपया आप बर्बाद कर देंगे, सिलेक्शन फी के नाम पे बर्बाद कर देंगे, फॉर्म भरने में बर्बाद कर देंगे, 4 साल इंजीनियरिंग का बर्बाद कर देंगे, आएगा फ्यूचर खराब कर लेंगे। लेकिन काउंसलर को आप हायर नहीं करते, काउंसलर का सर्विस आप पे नहीं करना चाहते हैं। आपको लगता है आए बाप काउंसलर को पैसा देंगे, सारा संपत्ति हमारा ले लेगा वो। इस मानसिकता से निकलिए और बेहतर कॉलेज चाहिए, बेहतर फ्यूचर आपको बनाना है तो तरीके से बेहतर काउंसलर के कांटेक्ट में आप आइए। दूसरा, हमें तो सब कुछ पता है, सबसे ब्रह्मांड के ज्ञाता हम ही लोग हैं, हमें ना समझाइए कि हमें क्या करना नहीं करना है, सब कुछ हमको पता है। उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है ना, हजारों लाखों बच्चे काउंसलिंग से करते, दुनिया भर के फोन आते हैं, यही सब रिजल्ट आता है। सर गलत काउंसलिंग हो गया, सर यहाँ भी सिलेक्शन के फी के नाम पे पैसा मांग रहा है, वहाँ भी मांग रहा है। तो इस चीज़ को आप समझिए, तो जो आपको पता है उसका रिजल्ट आपको मैंने दिखाया कि ये सब रिजल्ट आपको मिलने वाला है। दूसरा, कुछ और लोग होते हैं जो सज्जन होते हैं, बोलते हैं कि पता हमें नहीं है लेकिन सब चीज़ ना हमको फ्री में चाहिए, सब चीज़ हमको फ्री में चाहिए। सर आप एक चीज़ ये समझिए कि कोई भी डेटा या कोई भी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए काफ़ी इसमें एनर्जी लगता है, डेटा एनालाइज होता है, और इतना बड़ा मान लीजिए प्लेटफॉर्म रन करना, शिक्षा समान एप्लीकेशन की बात करें, लाखों बच्चे उस एप्लीकेशन को यूज करके एडमिशन ले रहे हैं, तो इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स और मशीन रिसोर्स लगता है सर। और हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो भी रिसोर्स हैं वो बिना पैसे को काम करने को तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन आप सभी के भावनाओं को आदर करते हुए मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर लगता है कि ठीक है हमें सब चीज़ फ्री में चाहिए, तो जो बच्चे सुन रहे हैं कि आप काम करें, जब आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा, 4 साल जब आप इंजीनियरिंग में परस्यू करेंगे, तो ड्यूरिंग द परस्यूइंग ऑफ इंजीनियरिंग और आफ्टर द कंपटीशन ऑफ बीटेक आप शिक्षा समाधान टीम को ज्वाइन कर लें और फ्री में हम लोग सब काम करेंगे। आप हमसे सैलरी ना लें, हम लोग फ्री में सब काम करेंगे। इससे क्या होगा कि देश सेवा की जो भावना आपके अंदर हमारे अंदर है, सब चीज़ हम लोग फ्री में करेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपके जूनियर हैं उनको सारी चीज़ें फ्री में मिलेगी। लेकिन दिक्कत आपके साथ है कि वो भी चीज़ आपसे नहीं होगा। इसका रीज़न आप समझिए कि आप किसी भी कॉलेज के बारे में पहला इंक्वायरी करते, बच्चे हो चाहे गार्जियन है, सबसे पहले पूछते हैं सर पैकेज कितना है या पैसा कितना मिलता है। आप समझिए कि डे 1 से बाबू आपके दिमाग में भरा हुआ है कि उसी कॉलेज में हमको पढ़ना जहाँ हमको ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बिना पैसा का कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ हद तक फ्री में चीज़ें मिलती है जो हम लोग कोशिश करते हैं प्रोवाइड करने का। सारा चीज़ें तो फ्री में पॉसिबल नहीं है, इस चीज़ को आप तरीके से समझिए। इसका सलूशन मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई आप किसी ना किसी प्रोफेशनल काउंसलर को हायर कीजिए और उनकी पेड काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, ताकि तरीके से काउंसलर भी तन मन धन से एनर्जी लगा के आपको बेहतर कॉलेज में पहुंचाने के प्रति मतलब वो डिवोटेड रहे और एक बेहतर कॉलेज में आप पहुंच सके। ठीक है, लास्टली सलाह मैं आपको यही दूंगा कि भाई डोंट एक्सपेरिमेंट विथ योरसेल्फ, अपने साथ आप प्रयोग मत कीजिए। ठीक है, CSEB का चॉइस फिलिंग करने से पहले मैं आपको बोलूँगा जितने ही बच्चे गार्जियन हैं, शिक्षा समाधान का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल कर रखा है। ठीक है, CSEB चॉइस फिलिंग की बात करते पहले हमें ये चेक करना है जितने भी NIT IIIT GFTI है उन सारे कॉलेजों का रैंकिंग क्या है और उन सारे कॉलेजों में हमारा पॉलिटी ऑफ एडमिशन क्या है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, होम पेज पर कुछ आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। होम पेज पे जोसा प्लस CSEB इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ कॉलेज पुटर सेक्शन में आप चले जाएंगे। एक बच्चे का डिटेल मैंने पहले से ऑलरेडी फिल करके रखा हुआ है, मान जेंडर हमारी मेल है, कैटेगरी हमारी OBC है, 12th हमने उत्तर प्रदेश से किया है। हाँ, CSEB में चूंकि IIT नहीं होते तो यहाँ पे IIT का लिस्ट आपको नहीं दिखेगा। हमारी रैंक मान लो 50,000 है और कैटेगरी रैंक मान लो हमारा 14,000 है। जितने भी NIT IIIT GFTI हैं सबका रैंकिंग देखिए हमने टैब बना कर रखा, सारा रैंकिंग आपको यहाँ से मिल जाना है। जो मैंने पहले ही बोला था कि पहले हमें कॉलेजों की रैंकिंग पता कर लेनी है, उसके बाद मैंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें एडमिशन चेक करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, रैंकिंग आपने यहाँ से देख ली, उसके बाद बैक होकर आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक सेक्शन बना हुआ राउंड वाइज एडमिशन प्रेडिक्टर, इसको आप क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आप SR1 में जाएंगे, SR1 कहने का मतलब स्पेशल राउंड 1, इसको आप क्लिक करेंगे। अब देखिए जितने भी जो CSEB में जितने भी कॉलेज जितने भी ब्रांच सबका लिस्ट यहाँ पे आ गया और हर एक के सामने आपको इमोजी दिखता है कि भाई ये ब्रांच कॉलेज में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लो हमें ये चेक करना है कि जो भी हमारा रैंक है इस रैंक पे NIT हमीरपुर, सर्च बॉक्स में हम लोग हमीरपुर टाइप करेंगे। NIT हमीरपुर में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उस तरीके को हम लोग देख सकते हैं। NIT हमीरपुर में केमिकल मिलने की संभावना है
आप पिछले साल स्पेशल राउंड का कटअप भी देख सकते हैं कि पिछले साल कितना कटअप गया था। तो आप यहाँ से राउंड वाइज पिक्चर में जाके स्पेशल राउंड 1 का अपने एडमिशन का पॉलिटी को आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपको कॉलेज सर्च करना है आप सर्च बॉक्स में जाएँ। मान लो हमें अगरतला देखना है, मान लो अगरतला हम लोग सर्च करेंगे, NIT अगरतला आ जाएगा। NIT अगरतला में देखिए जो ब्रांचेस हमें मिलने वाले हैं, पिछले साल क्या कटअप गया था उसको तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि पहले कॉलेज पिक्चर में जाके रैंकिंग चेक कर लेना है, राउंड वाइज पिक्चर में जाके स्पेशल राउंड 1 स्पेशल राउंड 2 में अपनी एडमिशन की प्रोबेबिलिटी हमें चेक कर लेनी है। एक पॉइंट मैंने लिखा है कि वही भरना है जो हमें पढ़ना है, मतलब CSAB राउंड में एक भी फालतू में चॉइस नहीं भरने। रीजन क्या होता है, एक तो ये लास्ट राउंड होता है, तो एक भी कॉलेज में बेकार नहीं भरना है, नहीं तो हमारा कॉलेज भी यहाँ से चला जाएगा, हो सके हमारा पैसा भी डूब जाए। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट ये था, बच्चे में हमेशा हमसे अक्सर ये पूछते हैं कि सर CSAB में जो चॉइस फिलिंग हुई क्या अलग तरीके की चॉइस फिलिंग होगी क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। CSAB में IT को छोड़ के बाकी जितने भी NIT, IIIT, GFT सारे कॉलेज होते हैं, तो चॉइस फिलिंग डिट्टो उसी हिसाब से होगी जैसा हमने जोसा में फील किया था, इरिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसी। अगर मान लीजिए CSAB वैकेंसी जारी करता है, उसमें दिखाता है किसी कॉलेज में कोई ब्रांच में वैकेंसी 0 है, उसके बाद हमें उस चॉइस को अपने चॉइस फिलिंग में शामिल करना है। सबसे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था कि हमें अपने चॉइस फिलिंग शिक्षा समाधान एप्लीकेशन करनी है, स्मार्टली कैसे करनी है। आप स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पे एक चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेक्शन आपको दिखता है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो अगले स्क्रीन पे क्या है कि जितने भी कॉलेज हमें तरीके से दिख रहे हैं, जो भी CSAB में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं पता कौन सा ब्रांच कौन सा कॉलेज पढ़ना है, सिंपली आप सबमिट करें, अगले स्क्रीन पर आपको परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे पता है कि भाई सर मुझे ऐसा है कि मुझे अगर NIT अगरतला में पढ़ना है, NIT अगरतला आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मुझे NIT हमीरपुर में भी पढ़ना है, NIT हमीरपुर सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए सर मुझे मेसरा भी पढ़ना है, जो भी आपकी कॉलेज की रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग कॉलेज सर्च कर लें, सेलेक्ट कर लें, फिर ब्रांच पे जंप कर जाएं। अब ब्रांच पे मान लीजिए किसी बच्चे का हो भाई मुझे केवल CS और EC ही पढ़ना है, ठीक है, तो सिंपल जितने भी ब्रांच उन सारे कॉलेजों में सारे का लिस्ट आ गया। मान लीजिए CS मैंने सेलेक्ट कर लिया है, मैंने EC सेलेक्ट कर लिया। अब जैसा आप इसको सबमिट करेंगे तो अगले स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉलेज उन्हीं ब्रांचों का आपको परफेक्ट ऑर्डर मिल जाएगा जो कि आपको पढ़ने की इच्छा थी। इस तर्ज पे आप तरीके से चॉइस फिलिंग अपनी बनाएंगे, इसमें कभी भी गलती होने की गुंजाइश नहीं होती है। तो ऐसे आप तरीके से चॉइस फिलिंग कर लेंगे। ठीक, मैंने जैसे पहले बताया कि एक काउंसलिंग को करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए होते हैं कि भाई कॉलेजों की रैंकिंग क्या है, स्पेशल राउंड में हमारे एडमिशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको आप यहाँ से चेक कर लेंगे। कैसे चॉइस फिलिंग करना है आप यहाँ कर सकते हैं। इसके लिए मैं सलाह दूंगा प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आप चले जाएँ, यहाँ पे जोसा प्लस CSAB को क्लिक करें। बेसिक में एक हमारा सेल्फ काउंसलिंग पैक है 999 का, इसमें आप इनरोल हो जाएं ताकि सारी चीज़ें आपको मिल जाए, आप उसको एक्सेस कर पाएँ। एक चीज़ और ध्यान देंगे, CSAB काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कॉलेज के एडमिशन में। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप कम से कम एक काउंसलर, परफेक्ट काउंसलर के साथ डिस्कशन करने के बाद ही CSAB में पार्टिसिपेट करें। इसके लिए क्या है कि हमारा एक लाइट प्लान है, लाइट प्लान वाले में चले जाएंगे। जोसा प्लस CSAB का जो भी प्राइस है इसमें आप इनरोल हो जाएंगे ताकि आपको एक अनुभवी काउंसलर मिल जाएंगे, उनकी गाइडेंस में काउंसलिंग करेंगे तो CSAB में सबसे बेहतर आपको रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। जो कॉलेज आपको मिल रहा है उससे 2 कदम आपको बेहतर ही कॉलेज मिलेगा। ठीक है, लास्टली लगता है कि नहीं सर ऐसा है कि CSAB की पूरी काउंसलिंग शिक्षा समाधान की टीम ही कर दें आपके बिहाफ में, तो उसके लिए हमारा एक आइकॉनिक प्लान बना हुआ, आइकॉनिक में क्लिक कर लेंगे और फॉर ओनली 1 काउंसलिंग सेलेक्ट करके पे कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारा चॉइस फिलिंग से लेकर एडमिशन तक सारा आपका हम लोग मॉनिटर करेंगे। ये चीज़ें आप समझ गए। ये चीज़ें मुझे बताना था कि भाई 6th राउंड के बाद हमें क्या करना नहीं करना। अभी जैसे मैंने CSAB के बारे में बताया, अभी CSAB जैसे स्टार्ट होगा उसके पहले मैं एक और CSAB पे डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें तरीके से आपको ये बताया जाएगा कि उनकी एग्जैक्ट डेडलाइन क्या है, CSAB में अलॉटमेंट के बाद हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने नहीं करने। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सी यू सून। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now